हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स आपको हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है उसमें कराए जाएंगे। देखो, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जहां से न्यूमेरिकल बनता है। 5वां लेसन है सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता, बट थ्योरी के पर्पज से स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, जिसको हम बाद में कराएंगे क्योंकि ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो हो सकता है कि ये आपके सिलेबस में हो। उसके बाद पी ब्लॉक हमारा समाप्त हो चुका है, डी एवं ए ब्लॉक हमारे इस टाइम चल रहा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 3-4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपका ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, पेशेंस रखो, अच्छे से तैयारी चल रही है और इसी तरीके से चलने दो, सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो पहले हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको उत्प्रेरक जो हैं समांगी एवं विषमांगी नहीं पढ़ने हैं, सक्रियता हो गया ये आपको नहीं पढ़ना है, और ना ही आपको चयनात्मकता पढ़ना है। एंजाइम उत्प्रेरण भी आपको नहीं पढ़ना है, पायस और पायसों के प्रकार, ये वो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जो आपको नहीं पढ़ने हैं, बट जो पढ़ने हैं वो मैंने नीचे ले रखे हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए यूपी बोर्ड ने, बट वो भी आपके सिलेबस में हैं। अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में भेद, द्रवरागी, द्रव विरागी, बहुआण्विक और वृहत आणविक कोलाइड, कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युतकण संचलन और स्कंदन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। इसके साथ साथ भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केवल समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को हटाया, बट उत्प्रेरकों के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। धनात्मक उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व प्रेरित, ये सारे उत्प्रेरक के टाइप्स होते हैं जो कि आपको, या फिर कह सकते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन है जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इसमें जो जो हेडिंग्स हैं वो हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो पृष्ठ रसायन, मतलब सरफेस केमिस्ट्री कहते किसे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत हम सतह अथवा अंतरापृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों या फिर इनके अंतरों का अध्ययन करते हैं, उसी को स्टूडेंट हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इनमें से आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, इनमें जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो उसकी सरफेस पे होंगी या फिर उसके इंटरफेस पे होंगी। तो यही इसकी डेफिनेशन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह के इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस, सतह, सरफेस अथवा अंतरापृष्ठ, इसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सतह अथवा अंतरापृष्ठ, इंटरफेस पर होने वाले प्रक्रमों, अथवा अंतरों अथवा अंतरावस्था कह सकते हो, अथवा अंतरावस्था का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है स्टूडेंट की। रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सरफेस, अगर यहाँ पर ठोस द्रव दिखाऊंगा उनकी सरफेस होगी या फिर अंतरापृष्ठ, इंटरफेस होता है, उस पर जो होने वाले प्रक्रम हैं, उस पर जो जितनी प्रोसेस होंगे, अथवा अंतरावस्था का जहाँ अध्ययन किया जाता है, उसी को स्टूडेंट हम सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और इस पृष्ठ रसायन को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा आप सभी को मैं, 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट हैं स्टूडेंट, वो आप सभी जान लीजिए। तो पहला जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट, उसमें आपका रहेगा उत्प्रेरण एवं अधिशोषण, उत्प्रेरण एवं
अधिशोषण, ठीक है ना। उत्प्रेरण और अधिशोषण के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं उत्प्रेरण पढ़ाऊंगा, फिर अधिशोषण एवं अधिशोषण। और दूसरा जो टाइप रहेगा या दूसरा जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट, उसमें आपको मैं कोलाइडी अवस्था के बारे में बताऊंगा। कोलाइडी अवस्था, ठीक है। ये दो पार्ट हैं। देखो 2018 जब से सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले ये तो अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, बट उसके बाद एक ही चैप्टर में इन दोनों को मिक्स कर दिया, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, उत्प्रेरण एवं अधिशोषण, कोलाइडी अवस्था। और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्प्रेरण एवं अधिशोषण। उत्प्रेरण एवं अधिशोषण ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए आप सभी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में, कोलाइडी अवस्था के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें हमारी उत्प्रेरण। देखो मैं तो आपको सारी हेडिंग्स पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, उसका रीजन है क्योंकि हम ऑल हिंदी बोर्ड को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका पूरा मैंने वहाँ पर हेडिंग्स लिख दिए हैं, वो यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो उन टॉपिक्स को डिस्कस मत करना, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से, उपस्थिति मात्रा मतलब जानते हो, थोड़ी सी मात्रा अगर डाल दी तो, जिनकी उपस्थिति मात्र से, जिनकी उपस्थिति मात्र से क्रिया के वेग में, क्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, कोमा उत्प्रेरक कहलाते हैं। पदार्थ जो है उसको तो हम उत्प्रेरक कहेंगे, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह जो घटना हुई है, यह जो प्रोसेस हुआ है, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है सुन। तो बहुत ईजी है, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से क्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ऐसे पदार्थों को तो स्टूडेंट हम उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है इसको स्टूडेंट उत्प्रेरण कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम अपघटन कराते हैं तो MnO2 की उपस्थिति में इसका जो वेग है स्टूडेंट वो बढ़ जाता है। तो इस क्रिया में MnO2 ने किसका काम किया, उत्प्रेरक का। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा हूं, 2KClO3 इस गिवन। यहाँ पर टेम्परेचर आप सभी को याद रखना है 150 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर जो प्रेजेंस है स्टूडेंट वो किसकी है, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस रहेगी। और पोटेशियम क्लोराइड को जब हम 150 डिग्री सेल्सियस ताप और MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये विघटित हो जाता है 2KCl प्लस 2TH है 3O2, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन कराने पर हमें पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस मिलेंगे। तो जब तक हमने MnO2 नहीं मिलाया था तो ये एक निश्चित दर पर रिएक्शन हो रही थी, लेकिन जैसे हमने MnO2 मिला दिया उसके बाद इसके वेग में वृद्धि हो गई और इसका जो वेग है स्टूडेंट वो बढ़ गया। किसके मिलाने पर, MnO2 के मिलाने पर। तो पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन की क्रिया में MnO2 ने क्या किया, इस क्रिया के वेग को बढ़ाने का काम किया। इसी वजह से MnO2 हमारा क्या है, एक उत्प्रेरक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण या कैटालिसिस। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आपने जाना किसे कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, उत्प्रेरण एवं अधिशोषण और कोलाइडी अवस्था। सबसे पहले हमने डाला है उत्प्रेरण एवं अधिशोषण। उसमें भी सबसे पहली हेडिंग थी स्टूडेंट हमारी आज की उत्प्रेरण, कैटालिसिस किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से, जिनकी थोड़ी सी मात्रा से उस क्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है, उसको, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। जो पदार्थ हम मिला रहे हैं ना उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये जो घटना हो रही है इसको स्टूडेंट उत्प्रेरण कहा जाता है। तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन अगर हम MnO2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो MnO2 के कारण इसका जो वेग है स्टूडेंट वो बढ़ जाता है। तो MnO2 इस क्रिया में किसका काम कर रहा है, इस क्रिया के वेग को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के वेग में परिवर्तन किसने किया, MnO2 ने। तो MnO2 हमारा क्या है, एक उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। और जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको हम कहते हैं उत्प्रेरण। क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, मिटा दे इसको अब। ठीक है, देखो उत्प्रेरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक
समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। अब इसका मतलब क्या है अभी आप समझ जाओगे, टेंशन ना लो। यहां डाल लीजिए अब उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो आप यहां लिखोगे उत्प्रेरण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। यार क्या लिखोगे, उत्प्रेरण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं स्टूडेंट? तो नंबर एक समांग उत्प्रेरण, नंबर एक समांग उत्प्रेरण, और नंबर दो विषमांग उत्प्रेरण, नंबर दो विषमांग उत्प्रेरण। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का मतलब क्या, डेफिनेशन आपको खुद ही लिखनी होगी, बस मैं आपको बता दे रहा हूं किस टाइप से आप लिखोगे। देखो स्टूडेंट, अगर हम होमोलोगस, इंग्लिश में कहते हैं इसको होमोलोगस कैटालिसिस, कैटालिसिस, और इसको कहते हैं हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस कैटालिसिस। अब इनका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? तो यहां पर है, चलो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। जब उत्प्रेरक व अभिकारक, जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहते हैं, समांग उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है, समांग उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, अगर उत्प्रेरक जो हैं और जो अभिकारक है, अगर ये एक ही भौतिक अवस्था में है, या तो दोनों ठोस हों या गैस हों या फिर द्रव हों, तो ऐसे उत्प्रेरक को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरक। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये जो पूरी घटना होगी, इसको समांग उत्प्रेरण हम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की दो विधियां पढ़ी होंगी, एक लैड कक्ष विधि और एक संपर्क विधि। तो यहां लिखोगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लैड कक्ष विधि, लैड कक्ष विधि। उस सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की उस लैड कक्ष विधि में क्या होता है अभी मैं आपको ऊपर समझाऊंगा। अब उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर करोगे, इसी वजह से मैंने दोनों को इधर उधर लिख दिया है। जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, यहां पर क्या है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, वहां लिखोगे जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं, बस इतना सा अंतर आएगा। जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है, विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है। तो डेफिनेशन तो आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सी और सेम सी है। यहां पर हमने लिखा है एक ही और यहां पर लिख दिया बस भिन्न भिन्न, इतना सा अंतर करना है यार आपको, और कोई अंतर नहीं करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल
बनाने की संपर्क विधि। संपर्क विधि देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की आपने दो विधियां पढ़ी होंगी, एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लेड कक्ष विधि है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि है। ठीक है ना, दोनों प्रोसेस हमने आपको पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, आप सभी ने क्लियर भी कर लिए होंगे। अब देखो दोनों के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना, इसी के नीचे 2SO2 प्लस O2 इज गिवन यू 2SO3। और यहां पर जो स्टूडेंट उत्प्रेरक होता है, यहां पर अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो यहां पर होता है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारी ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, गैस है। और ये भी वैसे गैस ही होता है, उत्पाद जो बना है। लेकिन हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जब उत्प्रेरक, ये हमारा उत्प्रेरक है, जब उत्प्रेरक और ये हमारे अभिकारक हैं, तो जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में, आपने देखा उत्प्रेरक गैस है तो हमारे जो अभिकारक हैं वो भी तो गैस हैं। तो जो हमने उत्प्रेरक लिया है स्टूडेंट, इसको कहते हैं समांग उत्प्रेरक, और ये जो घटना है स्टूडेंट, इसको समांग उत्प्रेरक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में है। उत्प्रेरक भी गैस है और ये दोनों भी गैस हैं, इसी वजह से ये हमारा समांग उत्प्रेरक है। और ये जो प्रोसेस हुआ है इसको समांग उत्प्रेरण कहते हैं। देखो रिएक्शन की बात करूंगा तो सेम रिएक्शन है, रिएक्शन में भी कोई अंतर नहीं। देखो 2SO2 प्लस O2 इज गिवन यू 2SO3, बट होने क्या वाला है, यहां पर जो उत्प्रेरक है वो होता है PT, प्लेटिनम। यहां पर उत्प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट, प्लेटिनम होता है। और प्लेटिनम अगर आप जानते हो तो पता होगा कि ठोस होता है। तो ये है हमारा ठोस, ये है हमारा गैस, और ये भी क्या है, गैस। तो अब आपने क्या देखा स्टूडेंट, तो अब आपने देखा कि जो उत्प्रेरक है वो तो ठोस है, लेकिन जो अभिकारक हैं वो गैस हैं। तो उत्प्रेरक और अभिकारक, इनकी भौतिक अवस्था एक जैसी है क्या, नहीं है ना, दोनों की भौतिक अवस्थाएं बदल गई। इसी वजह से इसको हम विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, इसको विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप आसानी से समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण की डेफिनेशन बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। 4 वर्गों में बांटा गया है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो बार आप खुद लिखने का प्रयास करना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल हमारा ये रहा और इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।